जब समुद्र में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा, और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है कल हमारा भी आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट। जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हो और कितने क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते हो। जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, सिलेबस चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन भारतीय इतिहास के पूछे जाते हैं, और वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लो, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएँ संकलित हैं कहलाता है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लगेंगे, बट एक ऑप्शन राइट होगा। वो कौन सा है जल्दी बताओ फास्टली। बी पे आप टिक लगाते हैं जातक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक लगाएं, तमिलनाडु इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था। वह था तक्षशिला, उज्जैनी, कठियावाला, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, तक्षशिला और उज्जैनी इज अ राइट ऑप्शन। आप डी पे टिक लगाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया। बात बिल्कुल सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, ये सबको पता होना चाहिए। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग कहाँ तक फैला हुआ था? पंजाब से मुल्तान तक, दिल्ली से आगरा तक, बंगाल से बिहार तक, या सिंध से पंजाब तक। इज द राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगाएं, दिल्ली से आगरा तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपल सा क्वेश्चन, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन पढ़ो पहले। पहला ऑप्शन है पाल शासकों ने, बी है चंदेलों ने, सोलंकी ने, या राष्ट्रकूटों ने। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन 5 पढ़ो, 5 में का इजी ऑप्शन लगा दो, सी पे टिक लगा दो, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन सोलंकी ने, ठीक है। सी पे टिक लगाओ, सोलंकी ने, ठीक है। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपने अच्छे से पढ़ रखा है, और ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आप पेपर के, ठीक है। ज़्यादा दिन पेपर के बचे नहीं हैं, इसीलिए अच्छे से तैयारी करो। कोई भी क्वेश्चन मिस मत करो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड लिटन ने। सी पे आप टिक लगा दें, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? एक क्वेश्चन पक्का फंसता है। तो ये की थी 1916 में। 7 में का ए नंबर आप टिक लगाएं, 1916 में की थी। और यहीं से उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा भी शुरू की थी, और फिर 6 अप्रैल 1930 में नमक सवर्ण अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए ज़्यादा हम डिस्कस करते नहीं हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में, ठीक है, ठीक है। सी पे आप टिक लगा दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाएं, 1885 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आराम से कवर कर लोगे। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो ए लॉर्ड विलियम, ठीक है, कैवे बोल्डस बेटिंग। चलिए आगे देखते हैं, कितना शानदार नाम है। उस समय के लोग पुकारते होंगे ना, ए राकेश सुरेश, तो बोलते होंगे ए लॉर्ड विलियम कैवे बोल्डस बेटिंग। यार कितना खतरनाक नाम लगता होगा अभी। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी जी को, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा भूगोल आ गया हमारा, ये जो देख रहे हो ना भूगोल,
इस भूगोल के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर नदियों में से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कोई भी नदी मत छोड़ना, हर एक नदी अच्छे से पढ़ लो। तो भूगोल के 5 क्वेश्चन देखो। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जोड़ता है, कौन जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया, धुबरी, कोल्लम, कोटापुरम, काकीनाडा, पदुचेरी। तो 11वें का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, इलाहाबाद, हल्दिया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? अरे यार, दूध गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो ये प्रवाहित होती है जम्मू कश्मीर से। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? सारे क्वेश्चन इजी हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पेपर बन के आएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखता हूँ, निम्न में कौन प्राकृतिक बंदरगाह? एक प्राकृतिक बंदरगाह है, 4 दे रखे, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोलकाता, एंड डी पे ऑप्शन लगा दो विशाखापट्टनम। सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं? अरे सर बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है 82.30 डिग्री पूर्वी। ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगाएं। अच्छा ये बताओ, 15वां क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं भूगोल के। भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? ए पे आप टिक लगा दें, दक्षिणी पठार पवन विमुखी ढाल पर है। ठीक है, अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना आपको पूरा सिलेबस ही है, तभी इन 5 क्वेश्चन के आप आंसर दे पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। नगरीय गरीबी उपशमन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? ऊपर सभी सब लगा दो, इधर राइट ऑप्शन 16 का डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, या विदेशी ऋण कम करने के लिए? बी पर आप टिक लगाएं, सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य क्या है? राजकोषीय अगर घाटा होता है तो उस चीज़ से क्या है मतलब? तो ए नंबर है कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों में वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियाँ। बी नंबर है कुल व्यय कुल प्राप्तियाँ। सी नंबर है कुल व्यय राजस्व प्राप्तियाँ विनिवेश से प्राप्तियाँ। डी नंबर है कुल व्यय विनिवेश से प्राप्तियाँ। से राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएं, राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियाँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 है, डिमांड ड्राफ्ट को क्लोज क्यों किया जाता है? ए पे टिक लगा दो, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? इनमें से सभी। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, इनमें सभी। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जो ये तुम देख रहे हो ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पर पढ़ना पूरा संविधान ही है आपको। भारतीय संविधान पूरा पढ़ लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन मैं 21 लेता हूँ इसका। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किसमें प्रभावित है? भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? इसे राइट ऑप्शन 2 पे टिक लगा दें, कनाडा फर्स्ट। अरे यार एक मिनट रुको, अभी देखो, पहला नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। अब ऊपर में से कौन सा सही है? केवल फर्स्ट सही है, या 3 और 4 सही है, केवल 2 सही है, या 1 और 3 सही है? सी पे आप टिक लगा दो, केवल 2 सही है। ठीक है, कनाडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। 6 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, या 3 वर्ष बाद? तो राइट ऑप्शन कौन सा 22 में का? ए पे टिक लगा दें आप, 6 माह बाद। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा हमारा, दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का 31 कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों से, या डी नंबर है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से? तो डी पे आप टिक लगाएं, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 सिद्धांत के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है?
अनुच्छेद 19 कौन सा लग रहा है, कौन सा अनुच्छेद है? 24 का राइट ऑप्शन अनुच्छेद 20 होता है मेरे ख्याल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धांत के संबंध में, हाँ दो सिद्धांत के संबंध में अनुच्छेद 20 होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के सामने दायर की जा सकती है निर्वाचन आयोग, ओके। बी नंबर है इसका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। क्या लग रहा है? संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के सामने, चुनाव याचिका के सामने किसके सामने दायर की जा सकती है? निर्वाचन आयोग के सामने, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो यार 25 में का राइट ऑप्शन ए पर आप टिक लगाएं, निर्वाचन आयोग के सामने इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूँ। विज्ञान के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और वो 5 क्वेश्चन है देख लेते हैं। यदि कोर्क और पत्थर के टुकड़े, कोर्क तो देखा होगा आपने, ठीक है, कोर्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थरों के टुकड़ों की जल से तौल से, यानी कि दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़े की जल में तौल से कम होती है। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, डीएनए में पाई जाती है पेंटोस शर्करा पाई जाती है। बी पे आप टिक लगा दें बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, अंतःकोशिकी पाचन से संबंधित कोशिकाएं संरचना है। अंतःकोशिका, कोशिकी पाचन से संबंधित कोशिकाएं, कोशिकीय संरचना है। कोशिकीय संरचना कौन सी है? डी नंबर पे टिक लगाएं, लाइसोसोम इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करते हैं वह हैं। तो 29 में का राइट ऑप्शन सी होगा, टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि पुरुष जो होते हैं ना नर, उनमें टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है। यहीं से क्या होते हैं? हार्मोन स्रावित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखो एक तत्व M का परमाणु क्रमांक 30 है और दूसरे तत्व N का परमाणु क्रमांक 15 है, तो M तथा N के संयोग से बने यौगिक का संभाविक अणुसूत्र क्या होगा? तो M का परमाणु क्रमांक 30 है तो इसकी जो बैलेंसी आ गई ना वो 2 आ गई, और दूसरे तत्व N का परमाणु क्रमांक है इसकी जो 3 आ गई, तो यहाँ पे ये M3N2 इज द राइट ऑप्शन होगा। डी पे आप टिक लगा दें। देखो डी ऑप्शन इज द राइट है, M3N2 इज द राइट ऑप्शन। डी पे आप टिक लगा दें। अब प्रारंभिक अंकगणित के 5 क्वेश्चन आते हैं, पर पढ़ने सभी हैं आपको। देखो पहला सोल्व करो, ये कह रहा है कि x की घात 5 है और x की घात 4 है, ठीक है, का होल क्यू है। तो काटोगे तो हमारा खाली x बचेगा, ठीक है, x की घात 3 बचेगी हमारी, अरे x की घात 4 है, नीचे x की घात 5 है, तो 4x से 5x कट जाएंगे तो 4x से 4x कट जाएंगे तो 1x बचेगा, 3 लगा दिया, और फिर डिवाइड करना है आपको x से, ठीक है, फिर आपको x से डिवाइड करना तो x की घात 2 आ जाएगी हमारी यहाँ पर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है मेरा? तो बेटा इसका राइट ऑप्शन कौन सा, सोचो जरा। बी पे आप टिक लगा दो, x की घात 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करो। 32वां, एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलोग्राम है। एक औसत का, 1% का, एक सोल्व करने का। 3 क्वेश्चन पक्के हैं। 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया था, तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? सी पर आप टिक लगा दें, 41.16। चलिए परसेंट का एक क्वेश्चन आया बड़ा छोटा सा, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो वह 120 हो जाती है, वास्तविक संख्या क्या है? अब तो सिंपल सी बात है, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, 20/100 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 120 कर दियो तो 120 हो जाती है, तो x का मान निकाल लो यहाँ से। ये तो सिंपल सा सवाल है, कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ए का मान ए पे टिक लगा दें हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्ग जो होता है तुम्हारे पास कितना होता है? 64, तो 64 इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 4 चौक 16 होता है, उस 16 का वर्गमूल 4 होता है, 16 चौका 64। बी नंबर पे टिक लगा दें आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हल करें। राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए, तो उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसे औसत 35 अंकों का अंक 80 हो जाए? अच्छा तो यार 35 में का राइट ऑप्शन कौन सा होगा भाई? 35 में का राइट ऑप्शन 88 होगा, 90 होगा, 96 होगा या 98 होगा? तो 35 में का क्या लग रहा है आपको? डी पे टिक लगा दें आप, 98 इज़ ए राइट ऑप्शन। आप सोल्व करके देखो, कर लोगे। अच्छा सामान्य हिंदी के 5 क्वेश्चन पूछता है आपसे, सामान्य हिंदी के 5 क्वेश्चन। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? इसमें प्लस लगा हुआ नहीं है, यहाँ बीच में प्लस आता है, ठीक है।
ए नंबर है अति प्लस अचार, अत्य प्लस अचार, अति प्लस अचार एंड अत प्लस अचार। तो 36 में का जो राइट ऑप्शन है वो सी पे आप टिक लगा दें, अति प्लस अचार। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? पुरस्कार का विलोम शब्द, यार पुरस्कार का विलोम शब्द तिरस्कार, अनुसार, बहिष्कार, सत्कार। तो 37 में का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएं, तिरस्कार इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसमें कोई आकार ना हो। जिसका कोई आकार ना हो तो वो होता है निराकार। एक मुहावरा पूछेगा, कोई सा भी आ सकता है। कुर्सी तोड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है? कुर्सी तोड़ना मतलब मेहनत ना करना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? एक शब्द अशुद्ध है, चाहे वो अनुकंपा हो, सन्यासी हो, वृक्षारोपण हो या प्रीति शिक्षित हो। तो बी पे आप टिक लगा दें, सन्यासी इज द राइट ऑप्शन। यही क्या है? एक अशुद्ध शब्द है। अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन आते हैं। पहले ये पैराग्राफ पढ़ लो 41 से 43 तक। 3 क्वेश्चन है, 41, 42, 43। ठीक है, पहले इस पैसेज को पढ़ो। रीड नोट टू, ठीक है, कंट्रैक्टेड एंड कंफ्यूज नोट द बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। तो ये खुद से पढ़ लो। पढ़ा? ठीक है, अब आगे पढ़ो। पढ़ा? ठीक है, पढ़ लिया। अब जो है पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से पहले पढ़ लो इसको। मैन कन्फ्यूज्ड ए रेडी। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है ना हमारा, वो यहाँ पर आता है। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, मैन कन्फ्रेंस ए रीड मैन एंड राइटिंग एंड एक्सेस्ट मैन। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा ये रहा, यहाँ से शुरू है। और काइंड द बुक, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ बुक इज़ टू बी रेडी बाय द डिप्यूटी। यहाँ से ये क्वेश्चन है हमारा इतना। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बुक इज़ टू बी रीड बाय द डिप्यूटी। तो इज अ राइट ऑप्शन ए बी सी डी। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन चुनना है। 41 में का राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा? जल्दी चुनाओ फास्टली। डी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, ओके। मीनर सोल्ट ऑफ बुक्स। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट शुड वी द पर्पस ऑफ रीडिंग ए बुक। यानी कि व्हाट शुड वी द पर्पस ऑफ रीडिंग ए बुक, यानी कि रीडिंग ए बुक, व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ रीडिंग ए बुक। 42 का राइट ऑप्शन आप टिक लगाएं बी पे, टू वेट एंड कंसीडर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है 43वां इस पैसेज का। व्हाट इज़ द मीन बाय, ठीक है, कैप्ड एंड डाइजेस्टेड। तो जल्दी बताओ। देखो ए ऑप्शन हमारा ये है और बी ऑप्शन हमारा ये है और सी ऑप्शन नीचे वाला है। तो 43 में का राइट ऑप्शन देख पढ़ो, पहले पैराग्राफ पढ़ रखा है तो इसका राइट ऑप्शन बता दोगे आप। ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन। थ्रोटली रीड द अंडरस्टैंड, रीड एंड अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आ गया। देखो डायरेक्शन दे रखी है हमें, निर्देश दे रखा है। इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी कि दिए गए फ्लोइंग, यानी कि दिए गए सेंटेंस में फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ़ देयर इज़ नो एरर तो योर आंसर कौन सा होगा? आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, द अर्थक्वेक इज नेपाल। ए नंबर दे रखा, हैज़ कसिस्ट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, या फिर फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, या फिर से नो एरर। तो 44 का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है भाई? सी पे आप टिक लगा दें, फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, द हैव नॉट स्टेम्ड द लेटर। द हैव नॉट स्टेम्ड द लेटर। 45 में का सी पे आप टिक लगाएं, द लेटर हैज़ नॉट बीन स्टेम्ड। चेंज द वॉइस, चेंज कर दो। द हैव नॉट स्टेम्ड द लेटर, द लेटर हैज़ नॉट बीन स्टेम्ड। तो वॉइस हमने क्या कर दी? चेंज कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 46। तो रीजनिंग यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो देखो, अमित ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ के पौत्र की पत्नी है। अमित का उस लड़की से क्या संबंध है? तो यार ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करो। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी। अमित ने कहा, अमित जो है ना बेचारा, अमित ने कहा कि ये जो लड़की है वो मेरी माँ की, किसकी? मेरी माँ की। ठीक है, अमित ने कहा क्या, जो ये लड़की है वो मेरी माँ की पौत्र, समझते हो ना? मेरी माँ की पौत्र मतलब होता है सन्स, सन का सन, पुत्र का पुत्र। ध्यान देना, पुत्र का पुत्र, पौत्र मतलब पुत्र का पुत्र, पौत्र का मतलब होता है पुत्र का पुत्र। तो अमित ने कहा कि ये जो लड़की तुम्हें दिखाई दे रही है ये मेरी माँ के पुत्र की, मेरी माँ के पुत्र की पुत्र, मेरी माँ के पुत्र के पुत्र की लड़की है। तो मेरी माँ का पुत्र, ठीक है, ये हुआ। और उसके जो पुत्र है, ये समझो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को, बड़ा दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है। अमित ने कहा कि जो लड़की है वो मेरी माँ के पुत्र, ठीक है, मेरी माँ के पुत्र। तो भैया ये मेरी माँ के पुत्र, ठीक है, का पुत्र
का पुत्र की पत्नी है। तो अमित जो हुआ ना वो ससुर हुआ, ठीक है। इसे राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, अमित क्या हुआ, ससुर हुआ। चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कवर कर लोगे आप। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक रैंक अंश 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। तो यार ये निकाल लोगे, 47 का राइट ऑप्शन हमारा होगा, 47 का राइट ऑप्शन है हमारा सी पे आप टिक लगा दो, 16वीं रैंक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 48 देखो, एक निश्चित कूट में कॉटन को आपने लिखा TOCNOT, टोक नोट कितना लिखते हैं, तो उसी कूट में THOUGHTS को कैसे लिखा जाएगा। तो ये लिख लोगे, इजी है, लिख लोगे। इसमें से इसका राइट ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलो फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। देखो ये है ना कॉटन, COTTON, तो इसके नीचे ना ऐसे लिखो TOCNOT। तो अब देखो सी से सी मिलाओ, टी से टी मिलाओ, ओ मिल गया। फिर क्या मिलाओगे आप, टी से ओ मिल गया। अब इस टी से टी मिलाओ, एन से एन मिलाओ, ओ से ओ मिल गया, ठीक है। इसी तरह से आप उसको ले लो, ये ले लो THU, इसको ले लो आप। चलो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैंने इरेज कर दिया। इसी तरह से आप ले लो यह वाला THOUGHTS, इसके नीचे देखो। अब 3 3 के बनेंगे, 3 3 के, इधर कोई आएगा फिर इधर कोई ये जाएगा, ठीक है। ये 4 4 के बनेंगे, 4 4 के, ये ऐसे आएगा, फिर ये वाला ऐसे जाएगा, फिर ये वाला ऐसा आएगा, फिर ये वाला ऐसे जाएगा। तो पहले U आ जाएगा, पहले तो हमारा U आएगा, फिर हमारे पास O आएगा, फिर हमारे पास S जाएगा, फिर हमारे पास T आएगा। देखो UOHT बन गया। ये ऐसे इधर वाला में भी ये S इधर को आएगा, फिर H यहाँ पहुँचेगा, फिर T और फिर G, ये ऐसा करके आप बना सकते हो। ये तरीका है इसको सोल्व करने का, ठीक है। तो कोई से भी क्वेश्चन आए रीजनिंग के, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, अच्छे होते हैं, पर लगते तो डिफिकल्ट हैं। क्वेश्चन नंबर तो इसका राइट ऑप्शन 48 का डी हैगा, आप डी पे टिक लगा देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, नीचे दिए गए कथन, पहला क्वेश्चन पढ़ो। नीचे दिए गए कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन को सत्य मानते हुए संभावित निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन, हमारी कक्षा से सभी विद्यार्थी तेज हैं, हमारी कक्षा में सभी विद्यार्थी तेज हैं, डब्बू तेज नहीं है। निष्कर्ष 1, सभी विद्यार्थी तेज नहीं है, अरे यार डब्बू तेज नहीं है, डब्बू को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। थर्ड है, जो तेज नहीं है वो विद्यार्थी ही नहीं है, डब्बू हमारी कक्षा का छात्र नहीं है। तो कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, 49 का कौन सा सत्य है, डी पे टी लगाओ 4, डब्बू हमारी कक्षा का छात्र ही नहीं है, क्योंकि एक कक्षा में सभी छात्र तेज है ना, डब्बू तेज नहीं है, तो डब्बू जो है वो इस कक्षा का छात्र है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बाएं तरफ के 2 शब्दों में कोई संबंध है, ठीक वैसे ही संबंध अगले 2 शब्दों में भी होना चाहिए। ऐसे संबंधों को ध्यान में रखकर नीचे दिए गए 4 शब्दों में से किसी एक को चुनकर खाली स्थान भरो। गुरैया का मतलब घोंसले से होता है, तो खरगोश का मतलब किससे होता है, घर से, बिल से, पिंजरा से, कुत्ता घर से। तो ए नंबर पे टिक लगा दो, बिल में रहता। 50 में का ए नंबर होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो राइट ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। सामायिक यानी कि करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन है, अखबार पढ़ना शुरू कर दो बेटा अभी से, ठीक है, ना पढ़ते हो तो। किस भारतीय ने FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीता है, सुहानी शाह ने, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है, नाइजीरिया में WW यानी कि नाइजीरिया में WTT कैलेंडर टूर्नामेंट 2025 के पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता, जी साथियान और आकाश पाल ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, केंद्र सरकार ने सस्ती और जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है। ए पे आप देखो PM रोग मुक्त औषधि परियोजना, PM भारतीय जन औषधि परियोजना इज द राइट ऑप्शन, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बी पे आप टिक लगा दो, PM भारतीय जन औषधि योजना। तो 53 का राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी है, और होना भी चाहिए भाई, 53 का राइट ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, विश्व विश्वविद्यालय खेलों में 5000 मीटर स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, सीमा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया, GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर V नारायण को, ठीक है, नारायण को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन हैं, अजय सेठ इज ए राइट ऑप्शन। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन हैं, वो हैं अजय सेठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, एक दिवस पक्का आता है हर साल।
क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन थी? सी पे लगा दें, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, भारत के पहले हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत के पहले हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से चेन्नई होना चाहिए, इज द राइट ऑप्शन। 59 का राइट ऑप्शन कौन सा है? चेन्नई। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं क्वेश्चन पढ़ के, वैसे यही होना चाहिए 59 का राइट ऑप्शन, 59 का राइट ऑप्शन चेन्नई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चेन्नई पे आप टिक लगा दें। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल कुरुक्षेत्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यार भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल कुरुक्षेत्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जोधपुर में इज अ राइट ऑप्शन। 60 का बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन खत्म। अब जनरल अवेयरनेस के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? अरे सर, शहीद दिवस मनाया जाता है, पर कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ओके सर। गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? एक ना एक क्वेश्चन आते ही है। तो यार पर्ल एम बुक, अर्नेस्ट हेमिंगवे, लेविस कैरोल और जोनाथन स्विफ्ट। तो 62 में का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएं, पर्ल एस बक, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, भारतीय रेल अर्ब्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रेयर अर्ब्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो डी पे टिक लगा दें, मुंबई में, ये तो सभी को पता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो 64 में का राइट ऑप्शन है आपका 2012 में, सी पे आप टिक लगा दें, राइट ऑप्शन सी 2012 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, संयुक्ता पाणिग्राही किस नेत्र से संबंधित है? संयुक्ता पाणिग्राही किस नेत्र से संबंधित है? घुमर, ओडिसी, कथकली या मोहिनी अट्टम से? तो 65 में का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? डी पे आप टिक लगा दें, ओडिसी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था? ले कॉर्बुजियर, अरे बड़ा लंबा नाम है भैया, बड़ा लंबा नाम है, बड़े लंबे नाम है। 66 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, ठीक है। मीनो रुया मास्की, क्या नाम है? मीनो रुया मास्की, कितना शानदार नाम है। शुक्र मनाओ कि हमारे देश में ऐसे नाम नहीं होते हैं। पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? तो बी पे आप टिक लगा दें, मैक्सिको की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68वां, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? कुश्ती से, मुक्केबाजी से, भारोत्तोलन से, कबड्डी से? वर्धमान ट्रॉफी, तो वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? सी पे आप टिक लगाएं, ठीक है, भारोत्तोलन से, ठीक है। क्वेश्चन 69 है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सी पे टिक लगाएं, राजीव गांधी फाउंडेशन, ओके। क्वेश्चन 70 है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। अच्छा 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 अच्छा, तो 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन है राइट, वो कौन सा है वो आप चुनो, खुद से चुनो, खुद से चुनो। सी पे आप टिक लगा दें, राइट ऑप्शन पेंच गढ़वाल, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, ज़रा ध्यान देना है बेटे। क्वेश्चन जो है ना हमारे, क्वेश्चन जो दे रखे हैं, ये निर्देश पहले पढ़ो। प्रश्न 71 से 80 तक नीचे दिए गए 2 गद्यांशों आधारित 5-5 प्रश्न दिए गए हैं। इन गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। गद्यांश फर्स्ट है, आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति पा चुके हैं। पढ़ो यार, बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, तो आप खुद से पढ़ लो। पढ़ लिया? ठीक है, आगे पढ़ाऊँ? ठीक है ठीक है, ये लो, ये भी पढ़ो, पहले इसे पढ़ लो, ऐसा करके चलो पूरा गद्यांश पढ़ो। ये अब पढ़ो, चलो पढ़ा, ठीक है, फिर अब इतना पढ़ लो, पढ़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताओ। इस अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, सबसे अधिक उपयोगी शीर्षक कौन सा है? क्योंकि गद्यांश आपने पढ़ रखा तो इसका शीर्षक आपको पता होना चाहिए, स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, अगर पढ़ रखा है तो उसका राइट ऑप्शन आप बिल्कुल बताओगे। हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित न हो सकने का प्रमुख कारण यह है कि, क्या कारण है?
क्या कारण है? बी पे आप टिक लगा दें, हम दीर्घकाल तक पराधीन रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा। अनेक भारतीय अंग्रेज़ों को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि, अनेक भारतीय अंग्रेज़ों को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि, ए नंबर पढ़ो, चिरकाल से अंग्रेजी उनकी प्रतिष्ठा का आधार रही है। वे चिरकाल से भारतीय भाषाओं से अभिभिज्ञ रहे हैं। अंग्रेजी में विचार विनिमय करना अपेक्षाकृत सरल है। और डी नंबर, अंग्रेजी पढ़े बिना व्यक्ति विद्वान और सुस्क्रांत नहीं बन सकता। तो यार ये 73 में का जो राइट ऑप्शन है, आप दिमाग लगा लोगे, ए नंबर पे लगा दो, चिरकाल से अंग्रेजी उनकी प्रतिष्ठा का आधार रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 है। पराधीनता की सबसे बड़ी हानि यह है कि, परिधीनता की सबसे बड़ी हानि यह है कि पराधीन, डी पे आप टिक लगा दें, जाति की सांस्कृतिक विरासत को भी विजेता नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 75 है। राष्ट्रीय जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है, राष्ट्रीय जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है, ए पे आप टिक लगा दें, नागरिकों को विदेशी भाषा की मानसिकता से मुक्त कराना। ठीक है, चलिए गद्यांश सेकंड लेते हैं हम। गद्यांश सेकंड का जरा पहले पढ़ो। कर्म के मार्ग पर आनंदपूर्वक चलना और उत्साही यदि अंतिम फल तक ना भी पहुँचे तो भी उसकी दशा कर्म ना करने वाले की ही अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी। पढ़ो ज़रा पहले, सही करके पढ़ लो। पढ़ लिया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे पढ़ो। लो यहाँ भी पढ़ो। अब बेटा 5 क्वेश्चन और हैं अभी गद्यांश के, 2 गद्यांश आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़ लिया गद्यांश? ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। लो अभी और पढ़ो, अभी तो और भी आएगा। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम क्या होता है? कर्मठ होता है। कर्मण्य है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखो जरा। लेखक के अनुसार कर्म काल में व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? लेखक के अनुसार कर्म काल में व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? तो 76 का राइट ऑप्शन आप डी पे टिक लगा दें, संतोष या आनंदपूर्ण होता है। ठीक है, क्वेश्चन 77 है। असफलता की दशा में कर्मठ व्यक्ति को पछतावा क्यों नहीं होता? असफलता की दशा में कर्मठ व्यक्ति को पछतावा क्यों नहीं होता है? सी पे आप टिक लगाएं। उसे ये पछतावा नहीं रहता कि मैंने प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि वो प्रयत्न कर चुका होता है। असफल हो गया, कोई बात नहीं। लेखक के अनुसार प्रयत्न किसे कहते हैं? लेखक के अनुसार। तो 78 का राइट ऑप्शन आप बी पे टिक लगाएं। बुद्धि द्वारा पूर्व रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा को प्रयत्न कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 है। लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख क्या है? ठीक है, लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख क्या है लेखक के अनुसार? आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे गद्यांश तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे आप। 79 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं। ठीक है, सत्कर्मों से चित्त को उत्साह और संतुष्टि मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षक कौन सा है? कर्म का महत्व भाई लग रहा है आपको? 80 का कौन सा लग रहा है? सी पे आप टिक लगाएं, सत्कर्म का सुख। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन पाई चार्ट के पूछेंगे और 5 क्वेश्चन आपसे या तो लाइन ग्राफ आ गई या बार ग्राफ आ गई। देखते हैं इसमें लाइन ग्राफ दिया क्वेश्चन पेपर में या फिर बार ग्राफ दिया। फिलहाल अभी आप पाई चार्ट सोल्व करने की कोशिश करो, और पाई चार्ट या फिर पाई चार्ट लाइन ग्राफ तालिका अगर नहीं पढ़ी है तो आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और उसकी बेस्ट तैयारी करो, बेस्ट से बेस्ट तैयारी करो, क्योंकि यही 20 क्वेश्चन आपको दिलवा के जाएंगे। पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तुम्हारे पास ग्राफ के, 10 क्वेश्चन तालिका के, इसलिए तालिका और ग्राफ अच्छे से पढ़ लो। चलिए क्वेश्चन मैं फर्स्ट लेता हूँ। निर्देश 81 से 85 हमें दे रखे हैं। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक क्षेत्र में खड़ी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या में से विभिन्न रंगों के मोटरसाइकिल की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाती है। पाई चार्ट में दिखाए गए केंद्रीय कोण किसी चुने हुए पैमाने के अनुसार नहीं है। ओके, चलिए पहले पढ़ लो। नीला है 81%, लाल है 12%, सफ़ेद है 18%, काला 13%, पीला 17%, भूरा 19%। ठीक है, क्योंकि यार 20 क्वेश्चन का सवाल है। अगर 20 क्वेश्चन ये छोड़ दिया आपने तो फिर तो 80 क्वेश्चन तो बचे। अब उनमें आप कंपटीशन कैसे कर सकते हो? इसलिए पाई चार्ट अच्छे से पढ़ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 81 में देखते हैं। काले रंग के मोटरसाइकिल के अनुरूप केंद्रीय कोण में लगभग क्या है? काले रंग के मोटरसाइकिल के अनुरूप केंद्रीय कोण लगभग क्या है? तो 81 का राइट ऑप्शन है डी। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, आप सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 82 आता है। यदि खड़ी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 2300 हो
तो उसमें लाल रंग के मोटरसाइकिलों की संख्या कितनी है? डी पे आप टिक लगा दें, 276 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83 है, यदि खड़ी मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 2300 हो तो सफ़ेद रंग के मोटरसाइकिलों की संख्या नीले रंग के मोटरसाइकिलों की संख्या से कितना कम है? 83 का डी ऑप्शन इज द राइट, 69। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि खड़ी मोटरसाइकिलों की संख्या 2300 हो तो भूरे तथा सफ़ेद रंग के मोटरसाइकिलों की संख्या का अंतर बताइए। तो इसका भी राइट ऑप्शन 84 का भी डी है, 23। क्वेश्चन नंबर 85 है, सफ़ेद रंग का मोटरसाइकिलों की संख्या लाल रंग के मोटरसाइकिलों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 85 का राइट ऑप्शन है हमारा, बी पे आप टिक लगाएं, 50%। चलिए फिर से 89 से निर्देश दे रखा, निर्देश पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। 86 से 90 में दे रखा, यहाँ दिया गया दंड आरेख विभिन्न जनगणना वर्षों में भारत की जनसंख्या को दर्शाता है। आरेख को ध्यानपूर्वक पर देखिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहले आरेख देख लो, पढ़ो। भारत की जनसंख्या दे रखी है, जनसंख्या करोड़ों में है, फिर 0 से 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 तक। पढ़ो, पहले ग्राफ देख लो, देख ली ग्राफ, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर दो। 86वां नंबर है, वर्ष 1991 की तुलना में 2001 में जनगणना में प्रतिशत वृद्धि है। वर्ष 1991 की तुलना में 2001 में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि है। तो 86 का जो राइट ऑप्शन है वो हमें कौन सा लग रहा है भाई? ए पे आप टिक लगा दें, 24.8। चलिए 87 क्वेश्चन आ जाता है, किस जनगणना वर्ष में उससे ठीक पहले वाले जनगणना वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है? 87 का डी पे आप टिक लगा दें, 2001। 88 आ गया, किस जनगणना वर्ष में उससे ठीक पहले वाले जनगणना वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे कम है? तो फिर से 88 का बी पे आप टिक लगाएं, 1971। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, वर्ष 1981, वर्ष 1951, 1981 तथा 2001 में कुल जनसंख्या ज्ञात करें। कुल जनसंख्या कितनी है? 89 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, 141.22। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, वर्ष 1961, 1971, वर्ष 1961, 1971, 1981 तथा 1991 का औसत जनसंख्या कितना है? ठीक है, 90वां क्वेश्चन है ये, तो ये तो निकाल लोगे बड़ी आसानी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए पे आप टिक लगा दें, 41.6775। अच्छा, तालिका की जो व्याख्या है ना एवं विश्लेषण, 10 क्वेश्चन आते हैं तालिका के, 2 तालिका दे रखी होंगी, 5-5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहले तालिका पढ़ लो। नीचे दी गई तालिका में 5 मैचों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में 2 खिलाड़ियों पी तथा क्यू द्वारा दिए गए गोलों की संख्या को दर्शाता है। मैच फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं, फिफ्थ हैं, खिलाड़ी पी क्यू हैं, 55, 45, 45, 48, 47, क्यू है 50, 45, 46, 45, 44। ठीक है, मिल गया ग्राफ, स्क्रीनशॉट ले लो ग्राफ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, खिलाड़ी पी द्वारा मैच 4 में किए गए गोल का खिलाड़ी क्यू द्वारा मैच थर्ड में किए गए गोल से क्या अनुपात है? तो क्वेश्चन खुद से सोल्व करो, तालिका देखो, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, बस सिर्फ मैं आपको आंसर बता दूंगा कि 91 का ये आंसर है। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दें, 24:23। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, कितने मैचों में खिलाड़ी पी ने खिलाड़ी क्यू से कम गोल किए हैं? कितने मैचों में खिलाड़ी पी ने खिलाड़ी क्यू से कम गोल किए हैं? तो 92 का राइट ऑप्शन है मेरे पास, ए पे आप टिक लगा दें, 1। क्वेश्चन नंबर 93, सभी 5 मैचों में खिलाड़ी पी द्वारा किए गए गोल का औसत क्या है? सभी 5 मैचों में खिलाड़ी पी द्वारा किए गए गोल का औसत क्या है? तो 93 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, 48 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 94, खिलाड़ी क्यू द्वारा मैच 5 में किए गए गोल खिलाड़ी पी द्वारा मैच 4 में किए गए गोल का कितना प्रतिशत है? तो 94 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, 91.66। क्वेश्चन नंबर 96, सभी 5 मैचों में, और क्वेश्चन नंबर 95, सभी 5 मैचों में खिलाड़ी क्यू द्वारा किए गए गोल का औसत क्या है? निकालो खुद से। 95 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, 46। ओके, क्वेश्चन नंबर निर्देश 96 से 100 तक, नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। निम्नलिखित तालिका में उन छात्रों से संबंधित आंकड़े दर्शाए गए हैं जो विभिन्न राज्यों से एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल हुए, उत्तीर्ण हुए और चुने गए हैं। ठीक है, चलिए तो 96 से 100 तक देखते हैं। पहले ये ग्राफ पढ़ लो, पहले ये तालिका देख लो, राज्य दे रखा हमें, शामिल हुए छात्र हैं, उत्तीर्ण हुए छात्र हैं और चुने गए छात्र हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो तालिका का। ठीक है, किसी राज्य के चुने गए छात्रों की संख्या एवं उस राज्य से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का अनुपात उच्चतम है? किस राज्य के चुने गए छात्रों की संख्या एवं उस राज्य से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का अनुपात उच्चतम है?
तो 96 का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएं, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 97। किस राज्य में परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत निम्नतम है? तो 97 पे फिर से ए पे टिक लगाएं, दिल्ली इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 98, शामिल हुए छात्रों का कितना प्रतिशत चयनित हुए? शामिल हुए छात्रों का कितना प्रतिशत चयनित हुए? 98 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, 1.08%। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, किस राज्य के चुने गए छात्रों की संख्या उस राज्य से शामिल हुए छात्रों की संख्या का अनुपात उच्चतम है? तो 99 का सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। चलिए 100 क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन है, सभी राज्यों द्वारा चुने गए छात्रों का औसत क्या है? सभी राज्यों द्वारा चुने गए छात्रों का औसत क्या है? 72.5 इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो टोटल हमने 100 क्वेश्चन देख लिए, पाई चार्ट के, तालिका के, भारतीय संविधान के, हिस्ट्री के। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाएं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। इस क्वेश्चन पेपर को जब सोल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस भी होगी, पता चलेगा कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तभी आपका 80+ स्कोर बन पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।